Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of services of wholesalers. आज के कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे कि होलसेलर्स के द्वारा किन किन पर्टिकुलर सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए हम होलसेलर की सर्विसेज को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज द सर्विसेज टू प्रोड्यूसर्स, सेकेंड वन इज द सर्विसेज टू रिटेलर्स एंड थर्ड वन इज द सर्विसेज टू सोसाइटी। यानी कि जो होलसेलर की सर्विसेज है इससे तीन सेक्शंस को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। सबसे पहला फायदा मिलता है प्रोड्यूसर्स को, दूसरा बेनिफिट मिलता है रिटेलर्स को और तीसरा बेनिफिट मिलता है सोसाइटी को। क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या क्या सर्विसेज हैं होलसेलर्स के द्वारा? द फर्स्ट सर्विस इज टू द प्रोड्यूसर्स या फिर मैन्युफैक्चरर्स। द होलसेलर renders the following services to the manufacturers. The first one is the financial assistance. सबसे पहली सर्विस होती है होलसेलर की प्रोड्यूसर को कि वो उसके लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है और जनरली वो कैश पेमेंट करता है। यानी कि जब एक लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज कर लिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जहां वो कंज्यूमर्स को इंडिविजुअल बेसिस पर सेल करके ज़्यादा टाइम में फाइनेंस का अरेंजमेंट करता, होलसेलर को सेल करके वो कम से कम टाइम में मैक्सिमम अमाउंट को कलेक्ट कर लेता है। तो एक तरीके से जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर के लिए कंप्लीट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ओके, सेकेंड वन इज द प्राइस स्टेबिलिटी। सबसे बड़ी बात क्या है? जो होलसेलर है वो स्टॉक को होल्ड करता है जब प्राइजेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर वो कम प्राइस में सेल करेगा तो उसे नुकसान होगा। तो जब कंपनी का ओवर प्रोडक्शन होता है तो उस केस में प्राइस अगर कम होते हैं तो जो होलसेलर है वो गुड्स को स्टॉक कर लेता है और स्टॉक को तब सेल करता है जब उसके प्राइजेस हाई हो जाते हैं। तो इस एक तरीके से जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस की पॉसिबिलिटी बनती है वो मैनेज करने का काम करता है कौन? होलसेलर। यानी कि अगर होलसेलर स्टॉक नहीं करता तो प्राइजेस क्या हो जाते? कम हो जाते और उसे कम प्राइस में सेल करना पड़ता। लेकिन उसके स्टॉक करने की वजह से प्रोड्यूसर को फायदा हुआ कि उसके प्राइजेस, प्रोडक्ट के प्राइस में फ्लक्चुएशंस नहीं आए। ओके, थर्ड वन इज द बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कभी कभी क्या होता है, जो होलसेलर है वो अपने खुद के एक्सपेंस पर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करता है। जब वो ऐसा करता है तो पर्पस क्या है उसका? कि वो अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना चाहता है। तो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए और प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए वो अपने एक्सपेंसेस पर एडवर्टाइजमेंट को फोकस करता है। इससे क्या होता है? मैन्युफैक्चरर का जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली एडवर्टाइज हो गया और उसके लिए उसको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। तो एक तरीके से जो होलसेलर है वो एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को। फोर्थ वन इज द प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन। क्योंकि मार्केट में डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते रहते हैं और उन चेंजेस के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर होलसेलर तक अवेलेबल होती रहती है, क्योंकि वो करंटली मार्केट में ऑपरेट कर रहा होता है। जैसे कस्टमर्स के टेस्ट में, प्रेफरेंस में क्या चेंज आ रहा है, डिमांड किस तरह से चेंज हो रही है, मार्केट में किन किन कंडीशंस में चेंज हो रहा है। इस तरह से डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन होलसेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैन्युफैक्चरर तक अवेलेबल कराई जाती हैं, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरर है, ये जो प्रोड्यूसर है, वो अपनी पॉलिसीज में चेंज करते हुए प्रॉपर चेंजिंग कंडीशंस का एडवांटेज ले सकता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस को डिटरमाइन करना है और मैन्युफैक्चरर को यह नहीं पता कि वो उसके गुड के लिए कस्टमर्स क्या अमाउंट पे करने के लिए रेडी है। क्या करेगा मैन्युफैक्चरर? इस केस में वो होलसेलर्स के कांस्टेंट टच में रहेगा और उनसे डिस्कस करेगा। वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि जो कस्टमर्स है वो होलसेलर के रेगुलर टच में होते हैं, क्योंकि वो रिटेलर्स के रेगुलर टच में होता है और उन कस्टमर्स के रिएक्शन के बेसिस पर वो ये बता सकता है कि कस्टमर्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कितना प्राइस पे करने के लिए रेडी रह सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो प्रोड्यूसर है
वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर वो ज़्यादा प्राइस डिसाइड कर देगा तो उसकी सेल नहीं होगी, और कम प्राइस डिसाइड करेगा तो जो उसको अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। तो वो एक प्रॉपर प्राइस सर्च करना चाहता है, एक ऑप्टिमम प्राइस सर्च करना चाहता है, और उसके लिए वो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, होलसेलर्स की हेल्प लेता है। क्योंकि होलसेलर्स डायरेक्ट टच में होते हैं, तो उस पर्टिकुलर टच के बेसिस पर, उस कॉन्टैक्ट के बेसिस पर वो उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट के लिए कितना प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं, और उसके बेसिस पर वो प्रॉपर वे में अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना हो तो उसके लिए उसको अपने प्रोडक्ट को भी लार्ज स्केल पर सेल करना पड़ेगा। और लार्ज स्केल पर सेल करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि वो अपने होलसेलर्स की हेल्प ले। अपने होलसेलर्स के बेसिस पर वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि जो होलसेलर्स है वो उससे लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करेंगे और फिर उसी बेसिस पर वो मार्केट में रिटेलर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो इस पर्टिकुलर चेन का बेनिफिट लेते हुए जो होलसेलर है वो भी लार्ज स्केल पर अपने प्रोडक्शन को पॉसिबल कर सकता है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द हेल्पफुल इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। क्या होता है, मार्केट में कुछ होलसेलर्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को डिफरेंट ग्रेड्स के बेसिस पर सॉर्ट आउट करते हैं, और ये जो ग्रेड्स हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी या उसके नेचर के बेसिस पर डेवलप किए जाते हैं। यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए होलसेलर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिफरेंट ग्रेड्स में सॉर्ट आउट कर देते हैं। जब वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को फॉलो करते हुए जो मैन्युफैक्चरर हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग की पॉलिसी को प्रॉपर्ली अडॉप्ट कर सकते हैं। वो ये देखते हैं कि मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्रोडक्ट की किस क्वालिटी के बेसिस पर या उसके प्रोडक्ट की किस क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उसके प्रोडक्ट को क्या ग्रेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये अपनी स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। ये भी इनको एक बेनिफिट मिलता है विद द हेल्प ऑफ द होलसेलर्स। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द लिंक बिटवीन रिटेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मार्केट में मैक्सिमम टच में कस्टमर्स के होते हैं वो होते हैं रिटेलर्स। कंपनी डायरेक्टली अगर रिटेलर्स को गुड्स अवेलेबल कराएगी तो क्या करना पड़ेगा, उसको स्मॉल लॉट्स में प्रोवाइड करना पड़ेगा, और स्मॉल लॉट्स में प्रोवाइड करेगी तो उसको एक साथ फंड कलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के जब ये होलसेलर्स को लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल करती है तो ये जो होलसेलर्स हैं ये रिटेलर्स को स्मॉल लॉट में गुड्स अवेलेबल कराते हैं। तो एक तरीके से प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में लिंक का काम करते हैं ये होलसेलर्स, और प्रोड्यूसर को एक इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये तो बात हो गई अबाउट द सर्विसेज टू प्रोड्यूसर। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज द सर्विसेज टू रिटेलर्स। रिटेलर्स को भी ये डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बेनिफिट रहते हैं या क्या क्या सर्विसेज इनके पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेलर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। द फर्स्ट वन इज द फैसिलिटी इन परचेज ऑफ गुड्स। सबसे बड़ी बात क्या आती है, गुड्स को परचेज करना है तो इसमें ये एक प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं रिटेलर्स को, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं वो स्मॉल बेसिस पर वर्कआउट कर रहे होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं, तो ये स्मॉल लॉट्स को परचेज करने में ही कैपेबल होते हैं। ये लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये होलसेलर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं और होलसेलर से ये स्मॉल लॉट्स में गुड्स को अवेलेबल कर लेते हैं। तो गुड्स को परचेज करने की एक फैसिलिटी होलसेलर्स के द्वारा इन रिटेलर्स को अवेलेबल कराई जाती है, क्योंकि रिटेलर्स डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ गुड्स को परचेज करते हैं और वो भी स्मॉल क्वांटिटीज में, और ये स्मॉल लॉट्स हैं वो केवल और केवल जो होलसेलर्स हैं वही उनको अवेलेबल करा सकते हैं। तो गुड्स को परचेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ द होलसेलर्स टू द रिटेलर्स। पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड वन इज द क्रेडिट फैसिलिटी। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है इनकी तरफ से भी। यानी कि अगर ये गुड्स को परचेज करते हैं और वो तुरंत पेमेंट ना करना चाहे या इनके पास ऐसी कंडीशन होती है कि वो पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद भी इस पेमेंट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है टू द रिटेलर्स बाय द होलसेलर्स।
मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर ये इन्हें एक क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड कर देते हैं और इन्हें पीरियडिकल स्टेटमेंट्स लगातार भेजते रहते हैं और ये इस बेसिस पर होलसेलर्स को पेमेंट करते रहते हैं। तो एक तरीके से जो रिटेलर है उनकी वर्किंग को इजी कर देते हैं विद द हेल्प विद दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल हेल्प। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है टू द रिटेलर बाय द होलसेलर्स। थर्ड वन इज द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है तो उसके अराइवल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी होती है वो होलसेलर ही अवेलेबल कराते हैं रिटेलर्स के लिए, क्योंकि जो एडवर्टाइजर जो मैन्युफैक्चरर है वो नए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट को फोकस करता है और उस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर जो रिटेलर्स हैं उनको भी उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है। नेक्स्ट वन इज द सॉर्टिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग ETC ऑफ गुड्स। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो होलसेलर्स होते हैं वो प्रोडक्ट की सॉर्टिंग भी करते हैं, उसको ग्रेडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उसकी पैकिंग भी करते हैं और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो होलसेलर्स के द्वारा ऑटोमेटिकली फॉलो कर लिए जाते हैं। जब उनके द्वारा फॉलो कर लिए जाते हैं तो रिटेलर्स को इन फंक्शंस को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उन्हें केवल क्या करना है, गुड्स को होलसेलर से परचेज करना है और कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेल कर देना है। उन्हें पैकिंग से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें प्रोडक्ट की ग्रेडिंग से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें प्रोडक्ट को सॉर्टिंग से कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल और केवल गुड्स को परचेज करते हैं होलसेलर से और डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इनके ये एफर्ट्स है वो फॉलो नहीं होते हैं, ये होलसेलर्स के द्वारा ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर दिए जाते हैं। क्लियर? द रेस्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफ होलसेलर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट lecture. Okay, thank you.